नमस्कार, नवतेज टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। भाग दौड़ की जिंदगी में ज़्यादातर लोग आजकल काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं हमारे निजी ज़िंदगी में जो हम डेली तौर पर फेस करते हैं, आप भी करते होंगे, चाहे वो फिर मेंटल इशू हो, इमोशनल हो या फिर हमारे लाइफ से रिलेटेड लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो। आज ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ कालरा जी, जो कि ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी के ऑनर हैं। उनका बहुत स्वागत करना चाहेंगे। बहुत स्वागत है सौरभ कालरा जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने दर्शकों को भी बताया, ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी की शुरुआत कैसे हुई? मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो पहला मैं पड़ाव मानता हूँ वो है जब मैंने रेकी सीखना शुरू किया था जी। और अपने लिए शुरू किया था, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों में उतरा था मैं। और सीखते सीखते इसमें इंटरेस्ट आता गया, मैं इसके हायर लेवल्स करता गया और भी कई सारी मोडेलिटीज़ में आया। रेकी सीखी, साउंड हीलिंग सीखी, क्रिस्टल्स के बारे में सीखा और भी बहुत सारी मोडेलिटीज़ के बारे में मैंने सीखा। और इनका खुद को तो फ़ायदा होता ही था, मेरे परिवार को, मेरे आसपास के लोगों के ऊपर भी मैं इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखता था। तो कैसे करते कैसे इसको मैं और लोगों के लिए बड़े लेवल पर करने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर हमने इस एकेडमी को स्थापित किया ताकि हम और लोगों को सिखा सकें, ताकि वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें, इतने केपेबल हों, इतने शक्तिशाली हों, अंदर से महसूस करें कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए वो दूसरों पर निर्भर ना हो, इधर उधर ना भागें। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रहा है, कोई ज्योतिष के पास भाग रहा है, कोई वास्तु के लिए जा रहा है, कोई काउंसलर के पास जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग एक सोल्यूशन ये नहीं कह पाते कि हाँ अब मैं सुखी हूँ या अब मेरे को एक अंदर से एनर्जी फील होती है कि हाँ अब मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करके आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को एम्पावर करें। बिल्कुल, आपने एक बात कही रेकी क्रिस्टल के बारे में, तो इस पर गौर फरमाना चाहेंगे कि क्रिस्टल पे आपने किस तरीके से जोर दिया और क्या इसकी खासियत है? तो होता क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो अगर हमारे शरीर में कोई रोग है या हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उस टाइम पर कोई आपसे कहे कि आप मेडिटेशन करो बैठ के, तो जिसके दांत में दर्द है या सर में दर्द है उसको बोलो आंख बंद करके बैठ जाओ, तो वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, वो बहुत मुश्किल है। तो आप अगर देखो तो हमारे शास्त्रों में भी आयुर्वेद की रचना क्यों हुई, इतनी ध्यान की पद्धतियाँ होने के बावजूद आयुर्वेद की रचना की गई कि कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, किन दवाइयों को डाल के, किन औषधियों को खा के शरीर को स्वस्थ किया जाए, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ होगा तभी आप अपने जीवन में कोई अध्यात्म का रास्ता पकड़ पाओगे। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ये आपको उस लेवल तक ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं जहाँ आपकी वाइब्रेशंस हाई हों, आपकी बॉडी से डिसीजेस डिसअपीयर हों, आपका मन शांत हो, किसी को अगर स्लीपलेसनेस है, इंसोम्निया है, तो वो चीज़ें ठीक हो। तो ये आपको कैपेबल बनाते हैं उस लेवल तक पहुँचने में कि आप आध्यात्म का रास्ता अच्छी तरह सहजता से चल पाएं। और अगर जानना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजर का भी आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर लोग आजकल जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लोगों की लाइफ में, तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं उनसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप किस हद तक इसको सही समझते हैं एस्ट्रोलॉजर को लेकर? क्या लोगों को जाना चाहिए और किस हद तक सॉल्यूशन मिल पाता होगा? देखिए, जहाँ तक बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, ठीक है। ये हमारे ग्रहों के बारे में एकदम सटीक गणना बताती है कौन से ग्रह का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो हम जिन नक्षत्रों में पैदा होते हैं ये दर्शाता है कि हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध किस तरह के हैं, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं हम वो क्या लेकर आए हैं, किस तरह के परिवार में पैदा होंगे, किस रंग रूप में पैदा होंगे, क्या जेंडर होगा, ठीक है, हमारे कैसे टाइम टू टाइम हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, क्या रोग आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती हैं। लेकिन आज के जो हमारे कर्म हैं, हम इतने पिछले सालों में जो इतने कर्म करते आ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को हमने एक तरह से ढाल दिया है, हमारे रिस्पॉन्सेस सेट हो चुके हैं, हमारे रिएक्शन सेट हो चुके हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी से आप उसको अब प्रेजेंट लाइफ के बिहेवियर को नहीं जज कर सकते। तो आपके कर्मों से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको, और आपके जो ग्रहों से आपको एनर्जी आ रही है उसको बैलेंस किया जा सकता है तभी जब आप ज्योतिष से और आगे बढ़कर निकलें। क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो ग्रहों की एनर्जी का प्रभाव भी आपके ऊपर अपने आप कम होने लगता है, ठीक है। तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप उससे सोचो कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही मेरी लाइफ का सोल्यूशन दे देगी, तो नहीं। आपके खुद के कर्म कैसे हैं, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी कैसी है, लोग आपसे कितनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपके ऑरा में कितनी पॉजिटिविटी है। अगर आप अपने ऑरा मात्र को ही पॉजिटिव कर लो और अपने चक्रों को ही चार्ज कर लो तो शायद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आपने बातचीत की और खासतौर पर लोगों को बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी वो कैसे आए और आप लोगों को कैसे बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट किया जाए? और खास करके आपने चक्रों का जिक्र किया, तो कौन कौन से ऐसे चक्र हैं जो ज़्यादातर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरीके से उसे देखा जाए?
तो हमारे जीवन जहाँ से आपने शुरू किया नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी की बात, सो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स क्रिस्टल, जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो रेकी है, साउंड हीलिंग है, ये कई सारी मोडेलिटीज़ हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो एक नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, चाहे वो हमारे थॉट प्रोसेस के थ्रू हो या किसी और की वजह से हो, किसी भी कारण से हो, ठीक है, उस एनर्जी को रिमूव करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और हमारे चक्रों को सक्रिय करने में, उनको संतुलित करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें 7 चक्र होते हैं, ठीक है, और इन 7 चक्रों की अपने अपने हमारी भूमिका होती है हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे पहले तो इनकी भूमिका होती है हमारे शरीर के आसपास के जो ऑर्गेन्स हैं उनको एनर्जी सप्लाई करने की, उनको स्वस्थ रखने की। इसके बाद इनका एक महत्व जो होता है वो होता है हमारी पर्सनैलिटी को एनर्जी देने की। तो जैसे आप देखोगे कुछ लोग होते हैं बहुत डरपोक होते हैं, या हर छोटी छोटी बात पर डर जाएंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कुछ लोगों की, तो वो उनके मूलाधार चक्र में जो गड़बड़ होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है। यही मूलाधार अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो कई लोग हो जाते हैं एकदम निडर, उनको किसी बात का डर ही नहीं लगता। आप देखोगे वो क्लिफ जंपिंग कर रहे होंगे, या उनको ऐसी चीज़ें जिनमें नॉर्मल इंसान को डर लगना भी चाहिए वहाँ भी उनके डर खत्म हो जाते हैं। तो हमारे चक्रों का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सिर्फ सक्रिय करने पर ध्यान रखते हैं। तो इस से डिफरेंट चक्रास की डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में। कोई चक्र हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, कोई हमारे रिलेशंस को प्रभावित करता है, कोई हमारे कॉन्फिडेंस को प्रभावित करता है। तो हर चक्र की एक भूमिका है। तो इन चक्रों को संतुलित आखिरकार कैसे किया जाए सौरभ जी? क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस की बात की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत से लोगों में देखा जाता है। अगर आप कहीं नॉर्मल लोगों को देखें, अच्छे से अच्छे IAS ऑफिसर को देख ले, जब उनका इंटरव्यू राउंड होता है तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू राउंड में ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वजह होती है कॉन्फिडेंस लैक लेकर। तो किस तरीके से इसके संतुलित किया जाए चक्रों के हिसाब से, जैसा कि आपने बताया? देखिए, जो हमारे चक्रास होते हैं इनको संतुलित करने के लिए हम डिफरेंट कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम रेकी सिखाते हैं, साउंड हीलिंग सिखाते हैं, हम रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हम पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करके इन चक्रों को सक्रिय कर सकें, संतुलित कर सकें। तो ये तकनीकें हम कई सिखाते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन जैसे आपने बात करी कॉन्फिडेंस के लिए कौन सा चक्र होता है, ये हमारा मणिपुर चक्र होता है। जब ये संतुलित होता है तो हम अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमारी विल पावर हाई होती है, हम सही टाइम पर सही एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, अब अगर मान लीजिए आप पे ज्ञान कितना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जो उस ज्ञान के आधार पर जब अपने आप को लेकर मार्केट में जाओगे तो शायद आपको उसकी उतनी वैल्यू ना मिले, ठीक है। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो भले ही ज्ञान कम हो लेकिन सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बल पर ऐसा प्रेजेंटेशन देकर आते हैं कि लोगों को लगता है इससे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं होगा, राइट। तो वो आपके मणिपुर चक्र की स्थिति को दिखाता है, आपके ऑरा में कितनी पॉजिटिविटी है वो दिखाता है। साथ ही साथ देखिए, लॉन्ग रन में डेफिनेटली ज्ञान की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना अकेला ज्ञान काफ़ी है, ना अकेला कॉन्फिडेंस काफ़ी है। आपको हर चीज़ का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान लेकर घूमोगे और कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद आपको वो मौका ही ना मिले जीवन में जहाँ पर आप उस ज्ञान को यूज़ कर सको। सौरभ जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ज़्यादातर लोग अभी ज़्यादातर परेशान होते हैं स्मोकिंग को लेकर। कई घरों में झगड़े होते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को लेकर। आखिरकार परमानेंट छुटकारा कैसे पाया जा सके, इसका सॉल्यूशन बताएं। देखिए, जो एडिक्शन होता है, चाहे वो सब्सटेंस एडिक्शन, 2 तरह का होता है। एक सब्सटेंस एडिक्शन होता है और एक होता है हमारा हैबिट्स का एडिक्शन। कई लोगों को हैबिट्स का एडिक्शन हो चुका होता है। हम तो जी इस काम को ऐसे ही करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने लगते हैं। और कई बार कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो लोग पब्लिकली शायद ना बोलें पर वो उनके अंदर होती हैं, शायद उनको छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। तो दोनों ही टाइप के एडिक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो आपकी विल पावर होती है, कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। तो विल पावर आती है हमारे मणिपुर चक्र से, ठीक है। तो जब आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा तो आप अपने आप इन चीज़ों को इनसे ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि कई बार ना मेंटल लेवल पर बहुत सोचते हैं कि हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, हमें अल्कोहल छोड़ देनी चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली क्विटिंग इट, आप कहते हो अच्छा चलो आज कर लेते हैं। तो सबसे सलाह नाम पर अगर मैं किसी को दूँ तो ये कहूँगा, अपने आप को सिर्फ इतना कहो, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा या आज मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा। धीरे धीरे, यानी सिर्फ आज। आपने कल पी थी कि नहीं पी थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आज नहीं पीऊँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर में लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं या ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, मेरे कोलीग्स पी रहे हैं, मेरे दोस्त पी रहे हैं, मैं कैसे ना पीऊँ। पता है छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में आप पीयर प्रेशर को ऐसे हैंडल कर सकते हो, उनको सिर्फ इतना बोलो, यार मैं ना आज मेरा मन नहीं है पीने का। आप ये मत बोलो मैंने पीना छोड़ दिया, क्योंकि अब ये बोलोगे ना तो सब अरे एक से पी ले, कुछ नहीं होता। अरे तुम अपने आप को उस पर्सनैलिटी में ढालने की कोशिश मत करें, अपने ऊपर टैग मत लगाइए कि आपने छोड़ दिया। सिर्फ इतना बोलिए मैं आज नहीं पीऊँगा, आज मेरा मन नहीं है। तो आपको सामने वाला भी फोर्स नहीं करता और आपको अंदर से भी अपने ऊपर बर्डन फील नहीं होता कि मेरे को ये छोड़ देनी है। आप सिर्फ आज के लिए कंट्रोल करके बैठे हो। एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आप रोज सिर्फ आज का प्रण लो कि मैं आज नहीं पीऊँगा।
एंड दैट्स देन योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड देयर बहुत एंड सही। वंस योर मणिपुर चक्रा इज पावर्ड आप उसको एक्शंस भी अच्छे से ले पाओगे। बहुत सही तरीके से आपने बताया। और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी में ये होना चाहिए कम्युनिकेशन की, कैसे 1 to 1 बात किए जाएं और कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो मेरा सवाल ये कहीं ना कहीं आपसे कि इसके लिए क्या ट्रेनिंग लिया जाए या फिर चक्रों पर काम किया जाए? डेफिनेटली आपने जो बात कही वो एकदम सही है कि कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई वर्किंग हो, बिजनेस में हो, बिल्कुल। या फिर कोई हाउसवाइफ है या फिर अपने बच्चों के साथ रिलेशन है। कम्युनिकेशन इज़ एवरीवेयर इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हो और आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है या जो आप बोलना चाहते हो बोल ही नहीं पा रहे हो, तो रिलेशन शायद सर्वाइव ही ना नहीं कर, राइट? तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब बात आती है इसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग लें या चक्रों पे काम करें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई प्रोफेशनली स्पीकिंग, जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि डेफिनेटली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपका चक्रा ही कोई वीक है तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप उसको एक एग्जांपल की तरह समझिए कि अगर कोई साइकिल चलाता है, साइकिलिंग रेस में जाने वाला है, ठीक है, तो वो साइकिलिंग की टेक्निक सीखेगा, अपनी डाइट पर ध्यान देगा, अपनी मसल्स बिल्ड करेगा, अपने स्टेमिना बढ़ाएगा, सारी टेक्निक सीखेगा, लेकिन उसको अपनी साइकिल में हवा भी पूरी भर के रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। तभी वो रेस जीत पाएगा, राइट? वरना वो कितनी भी सिर्फ टेक्निक लगा ले, अगर अंदर से साइकिल फुस है तो उस साइकिल से वो जीत नहीं सकता। तो इसी तरह अगर आपको कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी चक्रा को भी संतुलित रखना पड़ेगा ताकि आप सही शब्दों पर, सही समय पर सही शब्दों का चयन कर सकें, सही टोन को यूज़ कर सकें और कहाँ चुप रहना है वो भी ध्यान रख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लव लाइफ में लेकर आ जाते हैं, मैरिज लाइफ, लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आजकल के युवा भी देख लें आप, रिलेशनशिप को लेकर क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी के रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, वजह क्या होती है वो तो कपल्स ही जानते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग करें, फिर वो चाहे लव लाइफ सिंगल जो हो या फिर मैरिड जो हो, दोनों के लिए? ठीक है, देखिए इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको कम्युनिकेशन का बता रहा था कि कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल कि आपका रिलेशन कैसा चलेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हृदय चक्र ऐसा चक्र होता है जो आपके रिलेशंस को बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो हृदय चक्र होता है आपको प्यार करने की कैपेबिलिटी तो देता ही देता है, प्यार को रिसीव करने की कैपेबिलिटी भी देता है। तो जैसे अगर कई लोग आपने अपने आसपास ऐसे देखे होंगे जो लोग, उनके लिए अगर कोई खास कर भी देना, अरे मेरे लिए ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अरे क्यों, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए मत करिए, अरे मेरे लिए क्यों कर रहे हो, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कोई उनको ज़रा सा ज़्यादा प्यार दे भर दे तो जब ये लक्षण होते हैं आपके हृदय चक्र के ब्लॉक होने के, तो जब आप चक्र ब्लॉक होने लगता है तो क्या होता है, ना आप प्यार ठीक से रिसीव कर पाते हैं और ना ठीक से दे पाते हैं। तो अपने हृदय चक्र पर काम करें, अपने हृदय चक्र को खोलें, तो आप सहजता से प्यार लोगों को दे भी पाओगे और उसमें खुशी का अनुभव करोगे। प्यार हमेशा रिसीविंग नहीं होती, लव इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, या नॉट टेकिंग। एक माँ को देखो, वो कभी नहीं देखती बच्चा उसको पलट के थप्पड़ मार रहा है कि उसको पलट के प्यार कर रहा है, नहीं, वो प्यार करने में उसको मजा आता है, वो उसको काटेगा भी तो भी वो उसको प्यार करेगी। तो लव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग लव, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट, राइट। सो एक्सपेक्टेशन होती ही है सबको, लेकिन आपका जब हृदय चक्र संतुलित होता है तो आपका ध्यान एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपका ध्यान आ जाता है देने पर। और जैसे ही आपका ध्यान एक्सपेक्टेशन से हटता है, आप मेंटली किसी को ट्रेन नहीं कर सकते एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन जब आपका चक्र संतुलित होगा तो अपने आप आपका ध्यान देने पर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन से अपने आप आपका ध्यान हट जाएगा। होप सो आपके सोल्यूशन से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब लव लाइफ को लेकर हमने जिक्र कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव एनर्जी, किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए, चक्रों पर भी बात की। अब आना चाहेंगे सौरभ जी, जिस तरीके से आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी राजस्थान के कोटा के बारे में, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, मोस्टली वो इंटरमीडिएट होते हैं, 11-12 या फिर वो 10th की प्रिपरेशन, वो IIT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सुसाइड के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। किस तरीके से इसे रोका जाए, आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे? बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहिए। देखिए, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं ना, उन चैलेंजेस को जो हैंडल करने की पावर होती है वो डिपेंड करती है आपकी खुद की इनर पावर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपके अंदर चैलेंजेस को हैंडल करने की पावर है तो आप कैसे भी, चाहे वो स्टडीज़ का प्रेशर हो, देखिए अचानक से सिलेबस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। जब अपने अपने घरों से निकल के लोग कोटा जैसी जगहों पर आते हैं और देखते हैं आसपास सब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो कुछ लोग जो ज़्यादा परिपक्व होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अंदर से, उसको हैंडल करते हैं, लेकिन वो प्रेशर सबके ऊपर बन रहा होता है। लेकिन जो लोग अंदर से थोड़े कमज़ोर होते हैं, मनस्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है,
तो उन लोगों के लिए वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो जहाँ तक बात है सुसाइड की, तो डेफिनेटली उस प्रेशर को हैंडल करने की जो पावर अंदर से आती है, पहले से ही अपने बच्चों में ये गाइडेंस मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि पहले से ही अपने बच्चों में वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए मैकेनिज़म्स बनाएं, बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं, योगा सिखाएं, ऐसी वो टेक्निक सिखाएं जिससे ऑटोमेटिकली अंदर हमारे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जो स्ट्रेस है उसको एब्जॉर्ब करने वाले क्रिस्टल्स उनके पास रख सकते हैं, उनके फोकस को इम्प्रूव करने वाले क्रिस्टल्स उनके पास रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो उनका वो स्ट्रेस कम होता रहेगा और निगेटिव एनर्जी जो उनके अंदर बिल्ड हो रही है वो एब्जॉर्ब होती रहेगी। दूसरा, जिन तकनीकों से उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती है वो उनके अंदर ना सिर्फ उनको सुसाइड करने से बचाएगा बट उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा, उनकी एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू ग्रैस्प को भी इम्प्रूव करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट दीज हैबिट्स इन योर लाइफ विच हेल्प यू to become more and more positive, not just like more positive thinking but more positive from within with the energy. बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आप देखिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये ज़्यादातर लोग फेस करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर वो डिप्रेस्ड होते हैं किसी बात को लेकर, और डिप्रेशन की वजह से कई ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होते हैं। इससे कैसे आप बचने का उपाय बताएंगे? देखिए, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जितनी भी चीज़ों की आप बात कर रहे हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर इंडिया में बहुत कम ध्यान दिया जाता है और बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे ओसीडी एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें लोगों को एक ही चीज़ बार बार करने के लिए वो विवश हो जाते हैं। चाहे हाथ धोना जैसी चीज़ लो तो 100 बार बेचारे हाथ धो रहे होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ों को कई लोग तुम्हारा दिमाग ख़राब है बोलकर अपने घर वालों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको कभी भी मेडिकल टर्म के साथ जोड़ा नहीं जाता, मेडिकल हेल्प नहीं ली जाती, ठीक है। तो मैं कहूँगा पहले तो इन प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है दुनिया में, और दूसरा, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है लाइफ में तो इन एडिशन टू साइकेट्रिस्ट एंड मेडिकल हेल्प, पीपल शुड ऑल्सो लुक एट द स्पिरिचुअल साइड, दैट हम अपने कैसे चक्रों पर काम करके किस जैसे आज्ञा चक्र है इस पर काम करके अध्यात्म की मदद लेकर इन चीज़ों को बहुत सहजता से हेल्प किया जा सकता है। कितने ही ओसीडी पेशेंट्स को मैंने देखा है जिनको काउंसलिंग एंड रेकी एंड साउंड हीलिंग एंड क्रिस्टल्स, इन चीज़ों की मदद से कैसे उनको इस चीज़ से एकदम पूरी तरह से अब उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कहीं ना। और एक ख़ास बात, अगर कोई डिप्रेशन में है या हमारे आसपास ही है, किसी तरीके से स्ट्रेस पे है वो, तो उससे कैसे हम बातचीत करें? क्या किसी तरीके से सहजता हम अपने तरफ से बरतें, या कोई ख़ास इस तरीके की बातें करें जिससे वो परेशान ना हो? ठीक है, मैं ऐसी स्थिति में कहूँगा कि ना, क्या करें से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना क्या ना करें। क्योंकि कई बार घर वाले ना या आसपास के दोस्त सांत्वना देने के लिए भी ऐसी बात बोल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, तुम इतना इसको ओवरथिंक कर रहे हो, इतनी बड़ी बात है नहीं जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है, जस्ट लेट इट गो, ये तो 10 साल पुरानी बात है, अभी तक क्यों उसको पकड़ के बैठे हुए हो। तो इस तरह से आप चाह रहे हो उसकी मदद करना, पर एक्चुअल में ये लाइनें उनकी मदद नहीं करती। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दें कि कहीं आप गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, जो सही सलाह खा रहे हैं उनके पास लेकर जाएँ। और दूसरा, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको अच्छी चीज़ों में प्रेरित करें, चाहे वो कुकिंग हो सकता है, वो स्टिचिंग हो सकता है, वो घूमना हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है। उनको उन चीज़ों में इन्वॉल्व करो जिसमें शायद उसको खुशी मिलती हो, तो वो एक्टिविटीज़ उनके जीवन में बढ़ा दो जिनसे उनको खुशी मिलती है, तो शायद उनका ध्यान उन चीज़ों पर ना जाए जिन पर वो दिन भर जिनको वो लेकर बैठे हुए हैं। तो ये एक सबसे बेसिक चीज़ जो अपने घर में लोग कर सकते हैं वो ये हो सकती है। सौरभ जी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो वैसे में लोग अपने नसीब को कोसते हैं कि यार मेरी किस्मत या फिर नसीब ही ख़राब है, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इसकी वजह हो सकती है, क्या मानते हैं आप? ओके, देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के लिए कि फॉर एग्जांपल कभी कभी किसी के ग्रहों की दशा ठीक नहीं होती, कभी कभी किसी के लोगों के आसपास की जो घर की एनर्जी होती है वो ठीक नहीं होती, कभी कभी खुद के ऑरा में बहुत नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। मे बी कई बार लोग उसको नज़र का नाम देते हैं या डिफरेंट तरह का नाम देते हैं, राइट, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपके ऑरा की एनर्जी कैसी है, आप वैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, वैसी परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, और आप उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित भी होगे। कई बार होता है सेम टाइप के लोग आपके जीवन में बार बार प्रकट होते हैं, या फिर कई बार सेम टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार आती हैं। तो इट्स बिकॉज कि आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। तो अगर आप अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाते हो, पावरफुल बनाते हो, तो आप जहाँ भी जाओगे ना आपके काम बनेंगे। लेकिन अगर ऑरा छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो बनता हुआ काम भी बिगड़ने लग जाएगा। तो जैसे कई बार होता है, लोगों से मिलने गए, वो बंदा अच्छा खासा बैठा था, लेकिन पता नहीं आपको देख के इसको क्या हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं इसको मुझे देख के ही पता नहीं क्या हो जाता है, ये मेरे साथ इसकी कोई खुंदस है। पर ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली आपके ऑरा में कोई ऐसी एनर्जी होती है, या फिर ऐसा होता है कि लोग दूसरे को कहते हैं इसकी वजह से मेरा काम बिगड़। यस, लोग बाहर ब्लेम, ज़्यादातर लोग हमेशा ब्लेम बाहर डालते हैं, कोई भी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहता। तो अगर अपनी एनर्जी पर आप फोकस ले आओगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप जिस रूम में एंटर करोगे ना, लोग पीपल विल ऑटोमेटिकली बी इंक्लाइन टुवर्ड्स यू।
तो आपको लोगों के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों या मुझे फेवर करें, नहीं, अपने आप वो एक स्वतः होगा उनसे अपने आप। ठीक है, गोल सेट को लेकर आप कमिंग जनरेशन के लिए भी ये कहीं ना कहीं सवाल हो जाएगा, और ज़्यादातर लोग जो अभी भी कंफ्यूज हैं करना क्या है मुझे, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है गोल सेट को लेकर? ठीक है, जो गोल सेटिंग होती है डेफिनेटली अपने लक्ष्य सबको बनाना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, आगे जाकर करना क्या है जीवन में, ये लक्ष्य सबका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो लक्ष्य बनाने के बाद में लोग उसके ना सब टास्क बनाना भूल जाते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं वो भूल जाते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए वो भूल जाते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि IAS के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, राइट। तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ लगेंगी, क्या आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, उनको लिस्ट डाउन करो, उनकी तैयारी करना शुरू करना चाहिए। आजकल लोगों का क्या रहता है, लोग अफर्मेशंस बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जपते हैं माला की तरह कि मेरे को ये जॉब मिल गई है, मुझे ये प्रमोशन मिल गया है। लेकिन अगर आप अपने काम पर ध्यान रखो, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखो, तो आपको गोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उस गोल तक पहुंच जाओगे, शायद उससे भी बड़े गोल तक पहुंच जाओगे अगर आपके डे टू डे टास्क अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल कई लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाएंगे, कोई क्रिकेटर अगर होगा तो वर्ल्ड कप जीतने का। मिस्टर MS धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया था, उसके बाद भी कितनी ट्रॉफीज़ आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो आज भी अपने डे टू डे अपने मैचेस को एंजॉय करते हैं, इसलिए इस एज तक भी वो खेल पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने डे टू डे टास्क को एंजॉय करते हो, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो आपको गोल से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप यानी कि आप आउटपुट पे ध्यान कम, आप अपने इनपुट पे ध्यान दो, आप अपना बेस्ट। बिल्कुल, आप अगर गीता में भी देखोगे तो गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने के बाद से या कह लो इस तरह की लॉज आने के बाद से मार्केट में क्या एक प्रचलन आ गया है कि सब अपना अपना फोकस अपने गोल्स पर ले गए हैं और वहीं पर है, कोई भी अपने कर्म पर नहीं। तो अगर आप अपने ध्यान अपने कर्मों पर रखते हो तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपको कभी भी जो आपके रिजल्ट्स हैं जब वो आपको मिलते हैं तो आपको घमंड नहीं देते, क्योंकि आपको फिर अगर आप अपने क्रेडिट लेने लग जाते हैं लोग, ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि जी फल पे अधिकार तो ईश्वर का है, तो आपके अंदर वो घमंड नहीं आता कि जो फल मिला है ये ईश्वर की मर्जी से मिला है मुझे। और दूसरा, अगर आपको फल नहीं भी मिलता है तो भी आपने जो पूरी जर्नी तय करी, जैसे आप अपनी जॉब में हैं या आप अपने बिजनेस में हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, तो आप जो डे टू डे लेवल पे जो आप काम कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसमें आप जब मज़ा लेने लगते हो ना कि मुझे ये अच्छे से करना है। जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, वो जेवलिन थ्रो करते हैं तो ओलंपिक उनको मिला, लेकिन उससे पहले कितने साल रोज उन्होंने कितनी बार जेवलिन फेंका होगा, तब जाके वो ओलंपिक मेडलिस्ट बने, राइट। तो जब आप अपने डे टू डे एक्शंस को एंजॉय करते हो ना, तभी आप अपने बड़े गोल्स तक पहुंच पाते हो। तो आप गीता से अगर शिक्षा लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं कि ध्यान अपने कर्मों पर रखें रेदर देन अपने फल के ऊपर। तो अपना ध्यान अपने कर्मों पर रखेंगे तो फल की प्राप्ति की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल सभी लोगों को है, कहीं ना कहीं हर कोई अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहता है। हाँ, इसको लेकर आप क्या? देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ना डिवाइड करना पड़ेगा कि किस तरह की और किस वजह से है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा, अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही, ठीक है, वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा। एक कैटेगरी ये हो जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है जी अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, वो काम भी कर पा रहे हैं, लेकिन पैसा आ भी रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, ठीक है, कहाँ से आता है कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है पैसा आ भी रहा है, रुक भी रहा है, लेकिन उस पैसे से खुशी नहीं आ रही, ठीक है, मतलब कभी कुछ टूट रहा है, कभी कुछ रख के भूल रहे हो, ऐसी जगहों पर पैसा खर्च हो रहा है जहाँ पर खर्च करने में दुख हो रहा है। आपके पास है, आप इतने सामर्थ्यवान हो, लेकिन उस पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है जो आपको खुशी नहीं दे रहा। आप किसी ट्रिप पे नहीं जा पा रहे हो, आप बल्कि टेंशनों में उस पैसे को खर्च कर रहे हो, ठीक है। चौथी कैटेगरी होती है जो आप आ भी रहा है, रुक भी रहा है और उस पैसे को आप एंजॉय भी कर पा रहे हो। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो पहले जो 3 हैं, वो तीनों प्रॉब्लम मानता हूँ मैं। भले ही कितना भी पैसा है, लेकिन अगर आप पैसे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आपके पास पैसा है और आप उससे एंजॉय कर पा रहे हो, वो सिचुएशन अचीव करनी चाहिए। तो पीछे की जो तीनों सिचुएशंस हैं, इन तीनों सिचुएशंस के अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो कभी विस्तृत से अगर कोई जानना चाहे तो हमारी ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी है, हम वहाँ पर सिखाते हैं टेक्निक्स, तो उसमें ये सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने साझा की। कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हम सब फेस करते हैं और किस तरीके से इंस्पिरेशन सौरभ जी ने आप सभी को किया है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं दिया कि किस तरीके से आप कोप अप कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से और इमोशनल प्रॉब्लम से। ऐसे ही तमाम वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे नवतेज टीवी में। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।